हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज डिस्कस करने वाला हूं सॉल्वेंसी रेशियो में से एक रेशियो जो कि है डेब्ट इक्विटी रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या कमर्शियल फील्ड से हैं तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो डेब्ट इक्विटी रेशियो एक्चुअली है क्या, वो पहले डिस्कस कर देता हूं। डेब्ट इक्विटी रेशियो को यदि डीपली यदि समझना है तो आपको पहले ये चीज समझना होगा कि आखिर हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने का रीजन क्या है ना? जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो यदि किसी भी एंटरप्राइज को यदि लोन देता है ना, तो वो उस फर्म में क्या चेक करेगा? कभी आपने सोचा है कि सपोज कोई व्यक्ति यदि लोन लेने के लिए जाता है या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोन लेने के लिए जाता है, तो बैंक वाले लोग क्या चेक करते हैं? उस फर्म का स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। लॉन्ग टर्म का स्ट्रेंथ कितना है ये चेक किया जाता है। तो ये चीजें आपको डीपली समझना होगा कि किसी भी फर्म का डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है। डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब उस फर्म का स्ट्रेंथ कितना है लॉन्ग टर्म लोन को मीट करने में। तो चलिए थोड़ा डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे धीरे धीरे करके बढ़ाते रहेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो या डेब्ट टू इक्विटी दोनों का मतलब सेम है। डेब्ट इक्विटी रेशियो या डेब्ट टू इक्विटी दोनों का मतलब सेम है। ये एक्चुअली है क्या? तो इसको कैलकुलेट किया जाता है, कंप्यूटेड इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू असेस, मतलब ये जानकारी लेने के लिए, ये एनालिसिस करने के लिए कि लॉन्ग टर्म फिनेंशियल साउंडनेस कैसा है उस एंटरप्राइज का, ऑफ द एंटरप्राइज। ये जो रेशियो है ये एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप, किसके साथ में रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है? तो बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म लोन एंड इंटरनल इंटरनल इक्विटीज दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, उस एंटरप्राइज का, ऑफ द एंटरप्राइज। सो द रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इंटरनल इक्विटीज दैट इज शेयर होल्डर्स फंड ऑफ द एंटरप्राइज। फॉर्मूला क्या कहता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो इज लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। याद रखिए, इसको ऊपर में रखा गया है और शेयर होल्डर्स फंड को नीचे रखा गया है। लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड। तो चलिए डेफिनेशन तो मैंने आपको दिखा दिया, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो है ना, जितना ज्यादा हाई होगा उतने ही बैड है, उतने ही खराब है, उतना डिमेरिट्स दिखा रहा है उस फर्म का। डेब्ट इक्विटी रेशियो जितना ही ज्यादा होगा, समझ लीजिए कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बिल्कुल समाप्त हो चुका है, नो स्ट्रेंथ। और यदि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ किसी फर्म का अच्छा नहीं है तो कोई भी उसे लोन क्यों देगा, है ना? तो लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी शेयर होल्डर का या प्रेफरेंस शेयर होल्डर का या इंटरनल जो कैपिटल लगा हुआ है उसके साथ जब कंपैरिजन करके देखा जाता है तो एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता चलता है। इसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो मनी मोबिलाइज करने में लगे हुए हैं, मतलब किसी और का फंड बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में लगा हुआ है। तो वो क्या चेक करता है उस कंपनी का? तो लॉन्ग टर्म डेब्ट को चेक करके ये पता लगाया जाता है कि उस कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है। यदि ये 2:1 है ना, यदि लॉन्ग टर्म डेब्ट यदि 2:1 है तो इसे गुड माना जाता है, लेकिन इससे ज्यादा यदि हाई हो गया तो फिर वो डिमेरिट्स में काउंट हो जाएगा। मतलब कंसीडर किया जाता है कि लॉन्ग टर्म लोन के साथ में शेयर होल्डर्स फंड का जो कंपैरिजन करते हैं बाय डिवीजन मेथड, तो हमें पता चलता है डेब्ट इक्विटी रेशियो ये शो करता है कि उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है, 2:1 कंसीडर किया जाता है गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कशन का हमारे पास में, लॉन्ग टर्म डेब्ट। देखिए लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब होता है कि आपने लोन लिया है ना, और लंबे समय के लिया है। यदि किसी भी ऑपरेटिंग ईयर 12 महीने का होता है, यदि 12 महीने से भी ज्यादा हो जाए, है ना, यदि कोई भी
लोन ऑपरेटिंग ईयर से यदि ज्यादा हो जाए तो हम लोग उसको लॉन्ग टर्म लोन में कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग साइकिल में ही यदि आपने उसको समेट लिया तो शॉर्ट टर्म में चल जाएगा, ठीक है ना। करंट लाइबिलिटीज और नॉन करेंट लाइबिलिटीज, तो जितने भी लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं वो सारे नॉन करेंट लाइबिलिटीज के आइटम होते हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में एक और आइटम आता है जो कि इंपॉर्टेंट आइटम है, वो है कि प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्या होता है कि यदि आप प्रोविजन लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो अमाउंट तो अनसर्टेन है ना, कि एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट मतलब एक्चुअल अमाउंट which is paid at the time of settlement is not certain, but the amount which is created वो तो है ना, वो एक अमाउंट है। यदि लॉन्ग टर्म लोन के लिए यदि आपने प्रोविजन क्रिएट किया तो ये लॉन्ग टर्म डेप्ट में ही आ जाता है, क्योंकि ये जो लाइबिलिटी है मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में केवल लॉन्ग टर्म लोन ही नहीं आता, उसके साथ उसके लिए किया गया प्रोविजन भी आ जाता है। साथ ही साथ शेयर होल्डर्स फंड की बात करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, क्या इक्विटी शेयर होल्डर को लेंगे और उसके साथ साथ क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी लेंगे? हाँ बॉस, लेना होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर मिलके ही तो शेयर होल्डर बनता है। शेयर होल्डर में क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं आते हैं? आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर तो नहीं बोला है ना। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड बोला, इक्विटी मतलब इक्विटी बोला, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं बोला है, वर्ड में कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे डेप्ट इक्विटी जो मेंशन है ना, डेप्ट इक्विटी रेशियो में इक्विटी जो वर्ड है वो इक्विटी शेयर होल्डर को केवल इंडिकेट नहीं करता है। तो इक्विटी यहाँ पे शेयर होल्डर फंड को इंडिकेट करता है। शेयर होल्डर फंड में हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर भी लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी लेते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी लेते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बोल के दिखेगा या लॉस बोल के दिखेगा आपको, या सपोज आपने इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को किसी भी साल जो भी प्रॉफिट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या करता है, हम लोग कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट यदि हो गया तो क्या सारा का सारा पैसा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? ऐसा नहीं होता। तो क्या किया जाता है, जो भी नेट प्रॉफिट होता है उस पैसे को क्या किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, किसमें? तो शेयर होल्डर में। तो उसको डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कह देते हैं। जितना पार्ट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब सपोज एक एग्जांपल के तौर में 10,000 रुपया में से 5,000 रुपया आपने सपोज डिविडेंड में डिक्लेयर कर दिया, तो 5,000 बचा हुआ ना, ये 5,000 जो बचा इसी को बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है प्रोविजन तो और रिजर्व। तो प्रोविजन की यदि बात करें और रिजर्व की यदि बात करें तो रिजर्व जो है वो शॉर्ट रिजर्व जो है जनरल रिजर्व भी हो सकता है और स्पेशल रिजर्व भी हो सकता है ना। तो यदि आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहाँ कहाँ पे है, यदि आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं रखते, सारा पैसा ही यदि डिस्ट्रीब्यूट कर देते पार्टनर लोग के बीच में डिविडेंड एज ए, तो फिर क्या हो जाता, आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं रहता। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है इसका मतलब वो नेट प्रॉफिट ही है, बट अलग नाम से है, जैसे जनरल रिजर्व में है, स्पेशल रिजर्व में है, इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, डेप्ट के बारे में मैंने बताया। डेप्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या आते हैं, यदि कोई भी लोन का ड्यूरेशन वन ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा हो जाता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट कहते हैं। मोस्ट फेमस आइटम इसका क्या है, या तो लॉन्ग टर्म डेप्ट लॉन्ग टर्म लोन बोल के देगा, या तो डिबेंचर मेंशन करके देगा सवाल में, या तो आपको लॉन्ग टर्म लोन के लिए प्रोविजन मेंशन करके देगा। यहाँ पे आ गया शेयर होल्डर फंड में क्या क्या लेंगे आप, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लेंगे, शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लेंगे, जनरल रिजर्व का लेंगे, स्पेशल रिजर्व का लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट हो या क्रेडिट हो, है ना, या इसे हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में सरप्लस भी कह देते हैं, तो सरप्लस मेंशन हो वो लेंगे, तो वो आपका आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड में। ये रेशियो 2:1 तक गुड है, इससे ज्यादा यदि हो गया तो गड़बड़ है। एक चीज और बताता हूं, यदि डेब्ट इक्विटी रेशियो यदि 2:1 से यदि कमना स्टार्ट कर दे, क्या कर दे, कमना, 2:1 से यदि कमेगा तो क्या हो सकता है, 1:1 हो सकता है। अरे बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या, बहुत ही गुड है ये। और कैसा हो जाए, 0.5 हो जाए, है ना, और 1:1 हो जाए, अरे यार ये तो और अच्छा है। ये मतलब जैसे जैसे रेशियो कम रहा है, 0.25 हो गया 1:1,
बहुत अच्छा है। क्या कहना चाह रहा है? अरे भाई जितना कैपिटल लगा हुआ है ना, उससे लोन बहुत कम लिया है उसने, है ना? जितना कैपिटल लगा हुआ है ना, उससे लोन बहुत कम लिया है उसने। 1:1 मतलब 100 रुपया अपना कैपिटल और 100 रुपया बाहर से, तो 50-50 का कैपिटल लगा हुआ है। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि 100 रुपया बाहर, 100 रुपया अपना कैपिटल, 50 रुपया बाहर से। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 100 रुपया अपना कैपिटल और 25 रुपया बाहर से। जैसे जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो कम रहा है, बिजनेस का स्ट्रेंथ ज्यादा हो रहा है, और यही रेशियो यदि बैड कब कहलाएगा, है ना? 2:1 से यदि 3:1 हो जाए, 4:1 हो जाए, 5:1 हो जाए, यानी ये रेशियो, यानी बिजनेस का जो स्ट्रेंथ है ना बहुत ही खराब है। एक 100 रुपया अपना लगाया है, 500 रुपया लोन लेके लगाया है, तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो यहाँ पे बैड कंसीडर कर लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप एग्जांपल को देख लीजिए। एग्जांपल में क्या कह रहे हैं? मान लो कोई कंपनी है, किसी कंपनी का डेटा उठा लेते हैं एक एग्जांपल के लिए। कोई कंपनी है जो कि शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1 लाख। जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 45,000। सरप्लस कितना दिया हुआ है आपका? 30,000। यानी ये तीनों को मिला दिया जाए तो 1,75,000 हो जाता है, जो कि शेयर होल्डर्स फंड में आ जाएगा हमारा। तो शेयर होल्डर्स फंड हम लिख लिए कितना? 1,75,000, जो कि नीचे लिखना होगा। अब लोन कितना है? डिबेंचर हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट आइटम है, क्रेडिटर करंट आइटम है। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, क्रेडिटर नहीं लेंगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये सब करंट लायबिलिटीज का आइटम है। डिबेंचर और लॉन्ग टर्म प्रोविजन मिला के कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड दे दीजिए और लिख दीजिए डेप्ट इक्विटी रेशियो, है ना? डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो बस इतना ही इजी है कैलकुलेशन करने में, और इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं जो आप प्रैक्टिकल सम्स बनाएंगे तो क्या होगा ना, आपको वैसा वैसा आइटम मिलेगा जो आप मतलब मैक्सिमम से जितना सवाल बनाएंगे ना उतने ही नए नए आइटम आपके पास आएगा, और जितना कम सवाल बनाएंगे ना उतना ही आपको नॉलेज कम रहेगा। तो अपने बुक को उठाइए, जहां पे भी लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालना है उस सवाल को बनाना स्टार्ट कीजिए, और देखिए कि लॉन्ग टर्म डेप्ट को अलग निकालिए। मतलब डायरेक्टली जैसे लॉन्ग टर्म डेप्ट है ना, पहले कैलकुलेशन कीजिए, प्रैक्टिकल सवाल दिया हुआ है, पहले प्रैक्टिकल सवाल को देखिए और पहले कैलकुलेट कीजिए लॉन्ग टर्म डेप्ट किसको लेके बनेगा, शेयर होल्डर्स फंड लेके किसको बनेगा। और जो नहीं आ रहा उसको काटिए पेंसिल से और देखिए कि ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मालूम होना चाहिए, है ना? और उसको काट काट हटा दीजिए, जो आएगा उसको कैलकुलेट करके डालना स्टार्ट कीजिए। नए नए आइटम आपको एक्सपीरियंस होगा, वहां से आपका अकाउंटिंग लैंग्वेज अच्छा होगा, माने अकाउंटिंग का जो नॉलेज है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा डिस्कस था डेप्ट इक्विटी रेशियो पे। आई होप इसको, इस लेक्चर को पूरा सुनने के बाद आप किसी भी सवाल को बनाएंगे तो आप बनाने में सक्षम रहेंगे। चलिए, डिस्कशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।